आगे बढ़ते हैं। आज रात 2:30 पर प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से मुलाकात है। जी हां, पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर। व्हाइट हाउस में ट्रंप और पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। चीन की आक्रामकता, पैसिफिक पर होगी बात, डिफेंस और आतंकवाद पर भी बात संभव है। व्हाइट हाउस में मुलाकात की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वहीं ट्रंप से पहले एलन मस्क से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। जी हां, एनएसए माइक वॉल्ट्ज भी मोदी से मुलाकात करेंगे और ब्लेयर हाउस में होगी पीएम मोदी से मुलाकात। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। विवेक रामास्वामी भी जाएंगे ब्लेयर हाउस और इसके बाद ट्रंप से व्हाइट हाउस में मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो महत्वपूर्ण मीटिंग्स ट्रंप से मुलाकात से ठीक पहले यह भी बताता है कि किस तरीके से बड़ी हस्तियां मिल रही हैं और खासकर एलन मस्क से जो मुलाकात है उस पर भी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। तो ट्रंप से मुलाकात होनी है आज रात, अगर भारतीय समय की बात करें, 2:30 पर, और उसके ठीक पहले एलन मस्क से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। देखिए, सुरक्षा और आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दों पर ट्रंप से बातचीत होगी। चीन एक बड़ा विषय है दोनों नेताओं के लिए, दोनों देशों के लिए, जिस पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। पीएम मोदी अमेरिका में हैं और व्हाइट हाउस में उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। वैसे तो ये मुलाकात दोनों की दोस्ती के मद्देनजर भी खास है, लेकिन उससे भी अहम रणनीतिक साझेदारी है। इसमें रक्षा सौदे से लेकर चीन पाकिस्तान को साधने की रणनीति भी शामिल है, क्योंकि पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ट्रंप ने ऐसे 3 कदम उठाए जो भारत के लिए अच्छे माने जा रहे हैं। ट्रंप चीन को टैरिफ के मामले में पहले से घेर रहे हैं और एशिया में पावर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के टारगेट में पाकिस्तान भी है। ट्रंप ने पाकिस्तान की सिविल सहायता बंद कर उसे पहले ही झटका दे दिया है। अमेरिका के टारगेट में बांग्लादेश भी है, जिसे आर्थिक मदद बंद करके अमेरिका ने भारत का काम ही आसान कर दिया है, क्योंकि वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का भारत विरोध करता रहा है। वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी इस वक्त ब्लेयर हाउस में रुके हुए हैं, लेकिन होटल में जाने से पहले पीएम मोदी ने यहां पहले से मौजूद भारतीयों से मुलाकात की। इस दौरान मोदी मोदी के नारे भी लगे। आज ट्रंप और मोदी की मुलाकात के दौरान चीन की आक्रामकता, डिफेंस और आतंकवाद के मुद्दे पर भी बात संभव है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश किया गया और इसके बाद विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट किया। सदन की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पर राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी विपक्ष ने विरोध किया। जब लोकसभा में जेपीसी रिपोर्ट पेश की जा रही थी, तब विपक्ष ने हंगामा करते हुए वॉकआउट किया। हंगामे के बीच ही रिपोर्ट सदन में पेश कर दी गई। इस रिपोर्ट को जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने पेश किया। आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। लोकसभा में जेपीसी रिपोर्ट पेश होने के बाद सांसदों ने भारत माता के नारे भी लगाए। रिपोर्ट पेश होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को कोई आपत्ति है तो वो दर्ज कराए। विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। और वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट लोकसभा में पेश किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि यह पूरी रिपोर्ट काली है। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम समाज के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट टेबल की गई लोकसभा में, आप लोगों ने हंगामा किया, वॉकआउट किया, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? कि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि क्यों इस प्रकार की रिपोर्ट, जो एक तरफा रिपोर्ट बनाई गई है, जो जेपीसी का मकसद था उसको पूरा नहीं किया गया। और जैसे कि हमने पहले विरोध किया था जब ये बिल लाया जा रहा था, तब जेपीसी बनी थी और जेपीसी बनने का मकसद ये नहीं था कि फिर से उसी रिपोर्ट को पेश करें। जो विरोधी विपक्ष के माननीय संसद सदस्य हैं, उन्होंने अपना जो पॉइंट दिए थे उनको पॉइंटों को हटा दिया गया, काला कर दिया गया। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया। तो हम पूछना चाहते हैं, इस देश के मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्यों उनके ऊपर ज़बरदस्ती इस प्रकार के बिलों को थोपा जा रहा है?
क्यों उनकी संस्थाओं के अंदर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, क्यों अधिकारों का उनका हनन किया जा रहा है। इसलिए हम इस बिल के विरोध में हैं, उस पर हठधर्मी पे अपनी काबिज रहते हैं, तो उसलिए फिर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा के वहाँ से हक और इंसाफ की उम्मीद को रखें। वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों का भला होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। जो शोषित, वंचित, उपेक्षित मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके साथ सरकार ने न्याय किया है और विरोध करना विरोधी लोगों के स्वभाव में आ गया है। यहाँ जो कुछ हो रहा है संवैधानिक तरीके से हो रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म की जो प्रथाएं हैं, प्रक्रिया है, उसका जो संपत्तियां हैं, उस पर कब्जा करने की कोशिश है। ये किसी के विरोध में नहीं है, ये राष्ट्र के पक्ष में है। इससे कैसे आप क्या लगता है, क्या फायदा क्या होगा आम जनता को? इस बिल के कानून बनने के बाद क्या फायदा होगा? मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जो संपत्ति है उसका विकेंद्रीकरण होगा और मुसलमानों का भला होगा। तो अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो कितनी संपत्तियों पे आपको लगता है कि उस पर वक्फ का कब्जा है? केवल एक लोकसभा का मामला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है और वो इससे संपूर्ण राष्ट्र को लाभ होने वाला है। और राष्ट्र में रहने वाले जो मैंने बताया उपेक्षित, शोषित, वंचित मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ है। जो विरोध करें उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्यों कर रहे हैं वो लोग? भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट मुसलमानों को बर्बाद करने वाला है। इस वक्फ मुस्लिम समाज के लिए इबादत है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर नबाब ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप EYQ प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में नया आयकर बिल पेश कर दिया है। इनकम टैक्स बिल पर विपक्ष की आपत्तियों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब भी दिया। So Manish Tiwari's core argument that it contains 536 clauses and has also more number of amendments now, I think he's not even looked into the papers, I'm sorry to say, so it cannot be sustained. N.K. Premachandran's statement about objects and reasons being different is also not correct, sir. The objects and reasons I can explain in detail when we take it up for discussion, but it cannot be sustained as an objection. Thirdly, Professor Saugata Roy's comment that again the philosophy and also the number of words and so on, he's looking at thinking that it is only a mere mechanical change. They are not mechanical change. Substantial changes are being made. Number of words have come down by half. Where there was 5.5 lakh words, now it's come down by half. Sections have come down. Chapters have come down. It's in plain simple English and plain simple Hindi, and therefore these are not sustainable. शिवसेना UBT के नेता आदित्य ठाकरे ने आज दिल्ली में पार्टी के सभी सांसदों के साथ मीटिंग की। उन्होंने सांसदों को एकनाथ शिंदे गुट से दूर रहने को कहा। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर को लेकर सियासी दलों के बीच बयानबाजी जारी है। उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच शिवसेना UBT के नेता आदित्य ठाकरे ने आज दिल्ली में पार्टी के 9 सांसदों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। आदित्य ठाकरे ने पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का संदेश पार्टी सांसदों तक पहुंचाया। आदित्य ठाकरे ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक में सांसदों को खास नसीहत दी। उन्होंने कहा कि पार्टी को सूचना दिए बिना किसी डिनर या कार्यक्रम में शामिल ना हो। आदित्य ठाकरे ने मीटिंग में साफ कहा कि एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं से दूरी बनाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता अनुशासन का पालन करें। आदित्य ने UBT के सभी सांसदों को संसद सत्र के दौरान एकजुट रहने को कहा। उन्होंने कहा बेवजह बयानबाजी से बचे। मीटिंग के बाद आदित्य ठाकरे, संजय राउत और पार्टी के कुछ नेता मुंबई रवाना हो गए।
आपको बता दें कि कल दिल्ली में एकनाथ शिंदे के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय दीना पाटिल भी शामिल हुए थे। इसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत में कयासबाजी शुरू हो गई थी। आदित्य, संजय राउत और अन्य नेता मुंबई के लिए निकले। और शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उनकी पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, सभी सांसद एक साथ हैं। एकनाथ शिंदे को सम्मान देने पर प्रियंका ने शरद पवार पर भी प्रहार किया। क्या सब कुछ ठीक है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, या यूबीटी में भी कुछ दिक्कतें हो रही है इस वक्त? यूबीटी में कोई दिक्कत नहीं है, सारे 9 खासदार साथ में हैं लोकसभा के, और 2 जो हम राज्यसभा में हैं वो आप देख ही रहे हैं, सब लोग साथ में हैं। कोई उसमें गलत फहमी फैलाने की कोशिश जिस तरफ से हो रही है, उनके बीच में जो असंतोष है वो सामने दिख रहा है। पवार साहब बहुत सीनियर नेता हैं, इंडिया अलायंस के बड़े फेस हैं वो, और उनकी मौजूदगी में उस आदमी को सम्मानित करना जिन्होंने शिवसेना को तोड़ा। देखिए, वही मैं कहूँगी कि इतने सीनियर लीडर होने के नाते वो स्टेट्समैन बनने का समय ख़त्म हो चुका। ये राजनीति जिस स्तर पे महाराष्ट्र में लेकर गए, जो गद्दारी हुई है, और गद्दारी के साथ साथ एक नया मॉडल निकाला गया कि अगर आप पावर में नहीं आओगे तो आप पावर ग्रैब कर लोगे, वो एक गलत मॉडल था। चलिए आप अवार्ड दीजिए स्टेट्समैन बनकर, पर जो उन्होंने बातें की एकनाथ शिंदे जी के लिए, वो इंसान जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, वो इंसान जो अमित शाह का मोहरा बनकर रह गया, वो इंसान जिन्होंने खूब सारा करप्शन के चर्चा चलते ईडी के डर से लोगों को भगा कर लेकर गए हैं। और अब बात दिल्ली की राजनीति की। आम आदमी पार्टी ने पावर कट पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि लोगों को इन्वर्टर खरीदना पड़ रहा है, दिल्ली को उत्तर प्रदेश बनाने की शुरुआत होगी। 8 फरवरी के बाद से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लगातार बिजली कटने की, बिजली जाने की, लंबे लंबे पावर कट्स की शिकायत आ रही है। और ये दिल्ली के एक हिस्से में नहीं है। आप अगर सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे, और ये सबसे इंटरेस्टिंग, भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी का ट्वीट कि संगम विहार इलाके में 6 घंटे से ज्यादा पावर कट हुआ, कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार हटी है, गवर्नेंस से हटी है, पूरा पावर सेक्टर 3 दिन में कोलैप्स हो गया है। बिना पढ़े लिखे लोगों की सरकार, फर्जी डिग्री वालों की सरकार, गाली गलौज करने वालों की सरकार, दिल्ली वाले ये अंतर 3 दिन में ही देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर बेहद जोर रहा है। पिछले 1 साल में ही सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रिकॉर्ड निवेश किया है। देखिए रिपोर्ट। 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इंफ्रा विकास को प्राथमिकता दी। सड़क, रेलवे, संचार, पोर्ट, ऊर्जा सहित तमाम सेक्टर्स में सरकार ने भरपूर निवेश किया, जो अब भी जारी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक सरकार ने पिछले 1 साल में ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर 11 ट्रिलियन का निवेश किया। यूपीए सरकार के दौरान यह निवेश सालाना 2 ट्रिलियन था। पिछले 1 साल में 2031 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई, जबकि 6000 किलोमीटर राष्ट्रीय हाईवे का निर्माण हुआ। बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए 10,700 गांवों में टावर लगाए गए हैं। आज 90% मोबाइल फोन का निर्माण भारत में हो रहा है, जबकि 1.28 ट्रिलियन का मोबाइल एक्सपोर्ट हो रहा है। देश के 2.45 लाख ग्राम पंचायतों में से 2.12 लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट के जरिए ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है। इसके लिए 1.39 ट्रिलियन का प्रावधान किया गया है। इंफ्रा पर निवेश ने न केवल ग्रोथ को रफ्तार दी है, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं।